गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एससी सेना का मैथ का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के बारे में आप पहले से भी जान चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़ना था। ऐसे फिर भी यहाँ पर आप चर्चा कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2, 3, 5, -1, -2, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भाग में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है परिमेय संख्या। पहला पार्ट क्या है? परिमेय संख्या, अंग्रेजी में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में रहता है, किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 5, -1, 3/4 है ना, 8/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये तो हो गया बहुत पुराना परिभाषा, जो p/q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग 10th क्लास में है तो कुछ नया देखेंगे। नया परिभाषा हो जाएगा जिस भिन्न का दशमलव प्रसार, जिस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत या अशांत, शांत या अशांत है ना, आवर्ती हो, शांत या अशांत आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/2 है ना, -4/8, 0, 15/2, ये सभी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का उदाहरण। इसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होगा। अब शांत और अशांत आवर्ती क्या है, इसे भी हम समझेंगे अभी जस्ट। दूसरा पार्ट इसका है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √15 है ना, √10, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ पर एक दूसरा परिभाषा इसको देखेंगे, यानी जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, क्या होगा? अशांत, अनावर्ती हो। जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत, अनावर्ती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5, √15, √10, ये सभी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे शांत दशमलव प्रसार आवर्ती और अशांत दशमलव प्रसार आवर्ती क्या है। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 1/8। तो यहाँ पर 1 में 8 से भाग लगाएंगे तो कई बार में यहाँ 0 देंगे, दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतरेगा। 8 का है 8, कितना उतर जाएगा? 2, 0, 8 दूनी 16, उतरेगा 4, 0, 8 बचे 40। तो यहाँ देखें कि 1 में 8 से भाग लगाया था या 0.125। अगर दशमलव के बाद भी पूरा कट जाता है तो इसको बोलते हैं शांत, है ना, शांत आवर्ती।
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शांत आवर्ती। समझ गए ना? कोई भी भिन्न है, अगर उसमें भाग लगाएंगे तो दशमलव के बाद काटेंगे, अगर पूरा पूरी कट जाता है वो दशमलव के बाद भी, उसे बोलते हैं शांत आवर्ती। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1/7। तो 1/7 में 1 में 7 से भाग लगाएंगे, यहाँ 0 दशमलव, कितना उतरेगा? 0, 7 1 7, घटाइएगा तो 7 3 10, 0 7 4 28, कितना उतरेगा? 2 0, है ना? 7 दूनी 14, घटाएगा तो 6 आएगा, फिर 0 7 8 56, कितना उतर जाएगा? 4 0, 7 5 35, कितना उतरेगा? 5 0 7 7 49, घट के 1 0 7 1 7। अब यहाँ से देखिएगा कि यही संख्या दोबारा रिपीट होगा, है ना? जैसे 1 4 2 8 5 7 आया ना, अब फिर से 1 से शुरू होगा, फिर 1 4 2 8 ऐसे करके आएगा, यानी कटेगा ही नहीं। कटेगा तो नहीं, लेकिन एक चीज है कि रिपीटेशन है, दोबारा यही संख्या लौट के आएगा, फिर इतना दूर आएगा, फिर इतना दूर आएगा, ऐसा ही होते रहेगा। तो जब इस प्रकार से रहे कि संख्या कटे नहीं पूरा पूरी, लेकिन रिपीट करे, इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत, है ना? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती दोनों मिलकर के परिमेय संख्या बनाता है। क्या बनाता है? परिमेय संख्या। अब हम लोग कुछ ऐसा उदाहरण लेंगे जो ना तो कटेगा और ना ही रिपीट करेगा। जैसे हम लोग लेते हैं √2। तीसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? √2। तो √2 के वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 8वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे वर्गमूल निकालना, है ना? यहाँ फिलहाल में हम ऐसे निकाल देते हैं, पेयर बना करके 1 से लगाएंगे, एक बार कितना उतरेगा? 1 दशमलव यहाँ डालेंगे, दशमलव डालते हैं तो यहाँ 2 अंक उतरता है, पता ही होगा आपको। यहाँ 2 हो जाएगा, ये जोड़ देते हैं, जय बार लगाते हैं। तो कई बार लगाएंगे? 24 चौ 96, 24 चौ 96, कितना उतरेगा? 4। और अब यहाँ से डबल 0 आ जाएगा, कई बार लगा दीजिएगा आप। यहाँ 24 ना था, 24 चौ 96। अब हम लोग लगा देंगे इसको कई बार में, यहाँ 4 लिख के जोड़ देते हैं, 4 4 8 और 2। अब लगा देते हैं एक बार में, कई बार में? एक बार में, कितना आएगा? 281, 281। अब इसको घटाइए, कितना आता है? 119, और एक यहाँ लिख के जोड़ते हैं, 1 1 2 8 और 2, 282। फिर डबल 0 आएगा, यानी कि जब इसको बनाइएगा आगे तो आएगा 1.41421356, इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि कभी भी कटेगा नहीं, कटेगा भी नहीं, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं करता है, लगातार एक सीक्वेंस रिपीट नहीं करता। जब रिपीट नहीं करता है, कटता भी नहीं है, इसको बोलते हैं अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और जो अशांत अनावर्ती रहेगा वही रहेगा क्या? अपरिमेय संख्या। तो आशा करते हैं कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भली-भांति समझ गए होंगे, है ना? कि कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग फिर से परिमेय संख्या के ऊपर आते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है? अभी देखिए -2, 6/7, 0, है ना? 4/3, 12, -15, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब वो परिमेय संख्या को हम लोग बांटते हैं, परिमेय संख्या को बांटा जाता है भिन्न के रूप में। परिमेय संख्या की भाग क्या है? भिन्न।
भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है जो p/q के रूप में रहे किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 या 1, यानी q के मान 0 और 1 नहीं होना चाहिए, उसे भिन्न कहेंगे। जैसे 5/4, 4/5, 6/8 है ना, 3/4, ये सब क्या है? भिन्न है। क्लियर हो गया? अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट हो जाएगा पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक, इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो भी संख्या माइनस में रहे, है ना, प्लस में रहे या तो जीरो रहे, ये सभी क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, दशमलव वगैरह नहीं होना चाहिए। जो संख्या निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे या फिर जीरो रहे, उसे पूर्णांक कहेंगे। अब पूर्णांक का भी हम लोग बंटवारा करते हैं। पूर्णांक में होता है पहला धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो गिनती की संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या है? पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा शून्य पूर्णांक। क्या हो जाएगा? शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक किसे कहेंगे? तो जीरो को। शून्य पूर्णांक किसे कहेंगे? तो जीरो रहेगा उसे शून्य पूर्णांक कहेंगे। नेक्स्ट है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4 ये सभी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है ना। अब कुछ और देखते हैं संख्या के बारे में। जैसे है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, या दूसरी भाषा में 1 से लेकर अनंत तक गिने जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी प्रकार अगला है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक दोनों को आपस में शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है, और धनात्मक पूर्णांक सिर्फ लेते हैं तो प्राकृत संख्या बनी रहती है। कुछ और संख्याएं हैं, हालांकि सब संख्याओं के बारे में पहले से भी आप जानते हैं। जिनको नहीं जानकारी है अगर, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है ऋण संख्या। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और, है ना, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2 किसे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से, इसके अलावा कोई संख्या से भी नहीं कटता है। वैसे ही 3, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। 5, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ऋण संख्याएं हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक संख्या, या इसी को बोलेंगे भाज्य
संख्या, यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या। यौगिक संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो संख्या 1 और 2 के अलावे, जो संख्या 1 और 2 के अलावे किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? भाज्य या यौगिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 15 ये सभी क्या है? 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, इसके अलावा और भी संख्या से कटता है। जैसे इसी का बात करते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। वैसे ही 6 के बारे में बात करें, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 स्वयं से भी कटेगा। तो ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ तक समझ गए? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, असहभाज्य संख्याएं। क्या? असहभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। तो असहभाज्य संख्या कहेंगे वैसी दो संख्याएं, है ना, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF निकालेगा ना, HCF, तो HCF आएगा 1, जिसका HCF 1 हो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 5 क्या हो जाएगा? असहभाज्य संख्या। दोनों का HCF निकालेगा तो क्या हो जाएगा? HCF 1 आ जाएगा, है ना। वैसे ही 17 और 24 क्या हो जाएगा? एक HCF हो जाएगा। तो जिन दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा, लगातार दो संख्याओं असहभाज्य संख्या ही कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं प्रमेयिका। तो प्रमेयिका क्या होती है? तो प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका क्या? एक स्टेटमेंट है। लीमा क्या है? स्टेटमेंट है जिसका प्रयोग हम लोग अलग तरह के स्टेटमेंट को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है किंतु b से छोटा है। ठीक, नहीं समझ में आया होगा, इसको समझते हैं हम लोग दूसरा तरीका से। मान लीजिए कोई भी संख्या a है जिसे हम लोग b से डिवाइड कर रहे हैं, तो भागफल क्या आया? q आया और वही शेषफल क्या आ गया? r आ गया। ठीक, तो b से हम लोग डिवाइड किए तो b क्या है? भाजक काम करेगा, भाजक हो जाएगा b। भाग लगाए हम लोग किसमें? a में, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। भाज्य मतलब जिसमें भाग लगाते हैं, भाज्य हो जाएगा। और जितना बार में कटता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल कितना हो जाएगा? q। और जितना लास्ट में बचता है उसे क्या कहते हैं? शेष या फिर शेषफल। शेषफल कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो बचपन में आप भागा को साबित करने के लिए कि गलत बनाए कि सही, एक फार्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर होता है भाजक, है ना, गुने भागफल प्लस शेषफल या फिर शेष। तो यही चीज यहाँ पर है। भाज्य कितना है? भाज्य है a, तो भाज्य के स्थान पर a रखते हैं। भाजक कितना है? b, और भागफल कितना आया है? q, यहाँ q है प्लस शेषफल यानी r। तो यही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ जो ये बात लिखा हो इसको समझिए। मान लीजिए हम 2 से भाग लगाते हैं 3 में, तो एक बार लगेगा, कितना उतरेगा 1, एक क्या आया शेष, 2 क्या था भाजक, 2 क्या था भाजक यानी कि b, एक भागफल यानी q, शेषफल r। तो यहाँ r जो आया कितना आया 1, तो 1 0 से बड़ा है ना, बिल्कुल 0 से बड़ा है। तो यही तो कह रहा है कि r जो शेषफल है 0 से बड़ा होता है, कभी कभी r 0 के बराबर भी होता है। जैसे मान लीजिए हम 4 से भाग लगाते हैं 16 में, तो 4 चौक 16, यहाँ कट के क्या आ गया 0। तो कभी कभी r जो है वो 0 के बराबर भी होता है और कभी कभी r 0 से बड़ा भी होता है, समझ गए। और लेकिन b से हमेशा r छोटा ही रहेगा। b क्या 2, यहाँ 2 से 1 क्या है छोटा है, यहाँ पर 4 से 0 क्या है छोटा ही है। तो r जो है b से हमेशा छोटा रहेगा, किंतु 0 से बराबर या 0 के बड़ा भी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिथ्म क्या होता है, तो यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। कुछ नहीं है, परिभाषा याद रख लीजिए। एक विधि है जो किसी भी समस्याओं को हल करने के लिए एक तरीका प्रदान करती है ना। और यूक्लिड महोदय ही एक एल्गोरिथ्म दिए थे। इनके अनुसार है कि दो धनात्मक संख्याओं a और b इस प्रकार है कि a बड़ा है b से, के मसा यानी HCF ज्ञात करने के लिए निम्नांकित चरणों यानी स्टेप्स की आवश्यकता होती है। तो किसी भी संख्या जो 2 को रहे, a बड़ा रहेगा b से, इन दोनों को अगर मसा निकालना है तो यूक्लिड महोदय ने कुछ चरण दिए हैं, इनका हम लोग पालन करेंगे। पहला चरण क्या करना होगा, a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम पूर्ण संख्याओं यानी अऋणात्मक पूर्णांकों q और r को लेते हैं। पहले आपको बता चुके हैं q क्या है भागफल है, r क्या है शेषफल है, a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है। तो वही चीज यहाँ है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जहाँ शेषफल क्या होगा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, किंतु b यानी भाजक से छोटा होगा, समझ गए। तो इसी को संतुष्ट करता है। इस प्रकार हम लोग मसा निकालेंगे। दूसरा चरण इसका है कि यदि r के मान 0 आ गया तो भाजक b ही a और b का HCF होगा। क्लियर हो गया। मसा आप कैसे निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं। जब देखते हैं कि शेषफल 0 आ गया तो जिससे लास्ट में कटता है वही मसा का मान देता है। तो किसे कटेगा भाजक से, तो भाजक यहाँ है कितना है b, तो b ही a और b का HCF है। किंतु यदि r डज नॉट इक्वल टू 0 यानी अगर r 0 के बराबर नहीं आता है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग भाजक b और शेष r के साथ करेंगे। इस प्रकार करेंगे कि माना कि b बराबर CR प्लस n। ये बात आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, हम एग्जाम्पल समझ लेंगे तो एग्जाम्पल से आप बिल्कुल ही समझ जाइएगा। तीसरा चरण वही कहता है कि चरण यदि n बराबर 0 हो तो a और b का HCF c है। यानी कि एक बार अगर 0 नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप अब बनाइएगा तो कहीं न कहीं काटते काटते 0 अवश्य आएगा r का मान। और जब r के मान 0 आएगा तो जिस संख्या से वो काटा है आखिरी बार वही संख्या पूरी संख्या का HCF का मान होगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं दो संख्या का, इसमें एक संख्या है 125 है ना। तो एक उदाहरण ही ले लेते हैं। चलिए एक संख्या हो गया 125, दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग 25। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 125 जो है बड़ी है 25 से, है ना, 25 से क्या है बड़ी है। तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा 125 और b का मान क्या हो जाएगा 25। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, जबकि बी से छोटा होगा आर। तो यहाँ ए का मान हम लोग रखेंगे 125, बराबर बी का मान रखेंगे 25, बाकी क्यू यहाँ से लाएंगे भाग लगा करके। 125 में भाग लगाएंगे हम लोग किससे, 25 से, तो 25 बचे 25 से कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो कितना बार में कटा, 5 बार में, तो 5 यहाँ को यहाँ लिखेंगे, प्लस शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आर के मान 0 आ गया। तो जब आर के मान 0 आ जाता है तो जो बी होता है यानी जिससे भाग लगाए थे वही पूरे का एचसीएफ होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अतः संख्या 125 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 25। आंसर समझ गए। अगला उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 और 255 का एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करें। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 867 बड़ा है 255 से, यानी कि ए के मान हो जाएगा 867 और बी का मान हो जाएगा 255। ठीक है, तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, जबकि बी से छोटा होगा। तो यहाँ से एक मान क्या रखेंगे 867 और बी का मान रखेंगे 255। उसके बाद इधर भाग लगा के देखेंगे, 867 में भाग लगाएं किससे, 255 से। चलिए भाग लगाइए, कई बार में कट जाएगा ये 255, 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगाए कितना आएगा 765, घटा दीजिए कितना आएगा 102। तो यहाँ से 3 बार लगाए हम लोग, आया 102। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार 255 को इधर रखेंगे और भाग लगाएंगे किससे, 102 से, 102 से ना, 102 से भाग लगाएंगे। तो 102 से भाग लगाए तो कई बार कटेगा, 2 बार में, कितना आएगा 204, है ना। 2 बार लगाए तो कितना आया 204। अब इसको माइनस कर दिए, कितना आएगा 51। जब माइनस किया तो 51 आया, है ना। तो प्लस शेषफल में कितना लिखेंगे 51। तो यहाँ जो हम लोग काम किए तो यहाँ भी आर के मान 0 नहीं आया था और यहाँ भी आर के मान 0 नहीं आया है। तो फिर अगला स्टेप की ओर बढ़ेंगे। इस बार 51 से भाग लगाएंगे कितना 102 में, इधर लिखेंगे 102 और इधर 51। अब कई बार लग जाएगा 2 बार, 51 गुना 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 102, घटाएगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 0। यहाँ हम लोग देखते हैं कि आर का मान 0 आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 51। जिससे आखिरी बार कटता वही ना होता है CF, इससे हो जाएगा 51 यानी बी, 51 आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में ये सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा, बहुत आसान है, अभी हम जस्ट बनाए हैं। एक हम बड़ा प्रश्न लेते हैं जिसे प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 को बनाते हैं। प्रश्न नंबर 8 में था, 8 में 4407, 2938 और क्या है 1469। तो सबसे पहले हम लोग 4407 और 1469 को लेकर चलेंगे। तो यहाँ क्या देखते हैं 4407 बड़ा 1469 से, यानी ए बराबर हो गया 1407, सॉरी 4407, और जबकि बी बराबर 1469। अब यहाँ से लगाएंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, जहां आर जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा किंतु बी से छोटा होगा। तो ए का मान लिखेंगे कितना? 4407 बराबर क्या लिखेंगे? 1469, और इधर साइड में भाग लगा देंगे 1469 से 4407 में, चौथिया 42 करीब 3 बार में ही कट जाएगा, 4407 खत्म। तो 3 बार में जब लगाए तो कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि आर के मान 0 है, यानी कि कह सकते हैं कि यतः 4407 और 1469, है ना, 1469 का HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1469। लेकिन अभी तो एक स्टेप और बचा हुआ है, अभी हम लोग को 2938 बचा हुआ है। तो फिर से हम लोग संख्या को लेके चलेंगे, किसको? 2938 और 1469 को, यानी कि फिर से हम लोग लेके चलेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः पुनः लिखेंगे 2938 बड़ा है किससे? 1469 से। तो फिर उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो हो जाएगा 2938 बराबर 1469। तो फिर से इधर डिवाइड कर लेते हैं, 1469 से 2938 में कई बार में कट जाएगा? लगता है 2 बार में कट जाएगा। 2938, है ना, 0 बार में। इधर 2 बार लगाए तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा? 0। यहाँ देखें कि आर के मान 0 हो गया। तब लास्ट में लिख देंगे कि अतः 4407, 2938, है ना, 4407, 2938 तथा 1469 का HCF कितना हो जाएगा? 1469। यही क्या हो गया? आंसर। क्लियर हो गया? अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2k के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2k प्लस 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हम लोग इसको मान के बनाएंगे, लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मानेंगे? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल, है ना, R प्राप्त होता है। ठीक। अब सवाल उठता होगा कि यहाँ 2 से विभाजित करने पर, 2 से क्यों विभाजित कर रहे हैं? तो 2 से इसलिए विभाजित कर रहे हैं क्योंकि पूर्णांक 2q और 2q प्लस 1 के रूप का दिया है। अगर यहाँ 3q दिया रहता तो 3 से विभाजित करते, 4q दिया रहता तो 4 से विभाजित करते। समझ गए ना? इसलिए 2 माने हैं। अब यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो 0 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा या फिर बी से छोटा होगा, यही ना कहता है। तो यहाँ हम लोग आर का संभावित मान लेंगे। यहाँ आर का संभावित मान क्या होगा? आर का संभावित मान हो जाएगा 0 और 1। क्यों होगा 0 1? क्योंकि हम जानते हैं आर जो है 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है।
जबकि b से छोटा, तो b कितना है, b का मान है 2, जिसे भाग लगाते हुए n भी होता है, तो b 2 है, तो 2 से छोटा क्या हो जाएगा 1, और 0 भी हो सकता है, तो 0 और 1 इसके बीच में आएगा। ठीक, अब हम लोग केस लेकर के चलेंगे। जब हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, जब r बराबर क्या लेके चलते हैं 0, यहाँ से a तक रखिए, तो a बराबर क्या होगा b, b का मान कितना लिया था हम लोग 2 से विभाजित कर रहे हैं, हो जाएगा 2 और q, अब r का मान यहाँ रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0, यानी आ जाएगा 2q, यानी कि यहाँ से आ गया a बराबर 2q, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब केस सेकेंड को देखते हैं, केस सेकेंड में लेते हैं r बराबर कितना 1, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 2q और प्लस r, और r के मान कितना है 1, तो बराबर क्या आ जाएगा 2q प्लस 1, समीकरण 2। अब यहाँ इसको ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को देखते हैं तो a बराबर क्या है 2q है, a बराबर क्या है 2q है, यानी 2q एक सम पूर्णांक है, क्योंकि जब इसमें भाग लगाएंगे 2 से तो पूरा पूरी q बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ हम पाते हैं कि 2q है ना, 2q 2 से विभाज्य है, 2q 2 से क्या है विभाज्य है, जबकि 2q प्लस 1 विभाज्य नहीं है ना, 2q प्लस 1 विभाज्य नहीं होगा, तो 2q प्लस 1 विभाज्य नहीं है। अतः प्रत्येक धनात्मक है ना सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। तीसरा प्रश्न कहता है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है। तो इसका बनाते हैं, लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक है ना, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जिसे 4 से विभाजित करने पर है ना, 4 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है 0 से बराबर या बड़ा होगा किंतु b से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ a का मान यही रह जाएगा और b का मान क्या लेते हैं 4, क्योंकि 4 से हमको विभाजित करना है, तो 4q प्लस क्या हो जाएगा r, यहाँ से हम लोग r का संभावित मान लिखते हैं, r का संभावित मान, तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा, r का संभावित मान होता है 0 1 2 3 होगा। क्यों, क्योंकि r जो है b से छोटा है और b का मान क्या है 4 लिए हैं, तो 4 से छोटा ये सब न होगा 0 1 2 3। क्लियर हो गया। अब केस लेकर के साबित करते हैं, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट में हम लोग क्या रखेंगे, आर का मान 0 रखेंगे। आर के मान 0 यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4q प्लस 0, यानी क्या हो जाएगा 4q, समीकरण 1। इसी तरह से केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड में आर बराबर कितना ले लेते हैं 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। क्लियर। इसी प्रकार केस थर्ड लेते हैं, क्या, आर बराबर 2, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 4q प्लस 2, समीकरण, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, है ना। एक केस और लेना होगा, केस फोर्थ, जब आर बराबर 3, क्या हो जाएगा ए बराबर 4q, है ना, 4q प्लस 3। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि, है ना, 4q 4q प्लस 2 क्या है, 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से विभाज्य है। जबकि 4q प्लस 1 4q प्लस 3 क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। और जो से 2 से विभाज्य नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अतः, है ना, अतः 4q प्लस 1 और क्या 4q प्लस 3 विषम धनात्मक, है ना, पूर्णांक है। ये क्या आ गया, प्रूव्ड। क्लियर। चलिए चौथा प्रश्न है कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। जब भी महत्तम धारिता निकालना रहेगा तो हम लोग मसा निकालेंगे, ठीक है, और वो भी किस विधि का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हुआ। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि 425 बड़ा है 250 से, यानी कि ए का मान हो जाएगा 425 और बी के मान हो जाएगा 250। यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा और जबकि बी से छोटा होगा, ठीक। तो यहाँ पर ए का मान रख देते हैं 425 बराबर बी का मान 250 और साइड में भाग लगाएंगे 250 से किस में, 425 में। तो कई बार लग जाएगा, एक बार लग जाएगा 250, इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 175। यहाँ लिखेंगे 250 गुना 1 प्लस 175। यहाँ हम लोग देखते हैं कि आर का मान 0 नहीं आया है, तो फिर क्या करेंगे 175 से 250 को डिवाइड करेंगे, तो इधर लिखेंगे क्या 250, इधर 175। कितना बार लगाएगा, एक बार में 175, है ना, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 75, तो गुना हो जाएगा 1 प्लस 75। यहाँ भी हम लोग देखें कि आर का मान 0 नहीं आया, तो फिर आगे बढ़ेंगे 75 से भाग लाएंगे कितना में, 175 में, 75 दूना 150 हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 175 और इधर कितना 75, 75 दूना 150, तो घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 25 घटा के आएगा प्लस में 25। यहाँ भी हम लोग देखें कि आर का मान 0 नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे 25 से भाग लाएंगे कितना में, 75 में, 25 75, यहाँ पर 0 आ गया है, यानी इधर लिखेंगे कितना 75 बराबर 25 75 प्लस 0, यानी आर के मान आया है क्या है 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, HCF 25 हो जाएगा, जिससे लास्ट में कटता है वही ना HCF का मान होता है। लास्ट में लिखेंगे महत्तम, है ना, महत्तम धारिता बराबर कितना 25 लीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर। 5 नंबर प्रश्न है कि एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर और चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है।
इस टाइल की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार क्या है? एक आयताकार भूखंड है यानी सतह है और इस पर हमको वर्गाकार टाइल्स इस तरह से बिछाना है। तो कह रहा है कि कितने टाइल्स इसमें लगेंगे, कितने टाइल्स नहीं, टाइल्स की लंबाई क्या होगी। तो टाइल्स की लंबाई निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, मसा निकाल देंगे, ठीक है। टाइल्स की लंबाई आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, 4661 बड़ा है किससे, 3318 से, यानी कि कह सकते हैं कि ए का मान यहाँ हो जाएगा 4661, जबकि बी का मान हो जाएगा क्या, 3318। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा जबकि बी से छोटा होगा। तो ये क्या मान हो जाएगा, 4661 बराबर हो जाएगा 3318। अब इधर डिवाइड करेंगे 3318 से इसमें 4661 में एक बार भाग लगेगा तो 3318 प्लस गुना 1, और जब भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 3318 माइनस कीजिएगा तो आएगा 1343, प्लस क्या करेंगे 1343। यहाँ हम लोग देखते हैं कि r डज नॉट इक्वल टू 0 आया, तो फिर क्या करेंगे, 1343 से भाग लगाएंगे कितना में, 3318 में, इधर लिखेंगे 3318, इधर लिखाएगा 1343, 1343 से भाग लगेगा कई बार में, 2 बार में, तो हो जाएगा क्या 2686, है ना, माइनस की जगह तो आएगा 632, तो 2 बार लगाए हैं, प्लस शेष बचा 632। यहाँ हम लोग देखें आर डज नॉट इक्वल टू 0, इस बार क्या करेंगे 632 से भाग लगाएंगे 1343 में, कई बार भाग लगाइएगा, 2 बार, आएगा कितना 1264, माइनस की जगह तो आएगा 79। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे, इधर लिखेंगे क्या 1343 और बराबर के इधर 632 से भाग लगाए कई बार में, 2 बार में, शेष कितना है 79। यहाँ भी देखें कि आर का मान 0 नहीं आया, तो इस बार क्या लेंगे 79 से भाग लगाए कितना में 632 में, तो कई बार कट जाएगा, करीब 8 बार कट जाएगा, 632 क्या जाएगा 0, फिर से इधर हो जाएगा 632 बराबर 79 और गुना 8 प्लस 0, यानी इसका जो HCF आ गया कितना आ गया 79, है ना। लास्ट में लिख देंगे अतः क्या, अतः टाइल्स की, है ना, लंबाई बराबर 79 मीटर, ये क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर। इसका छठा प्रश्न है कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना दिया है, ठीक है। तो फिर वही प्रश्न है लगभग सेम, एक आयताकार फर्श है जिसको हम वर्गाकार टाइल्स से ढकना चाहते, तो कितना वर्गाकार टाइल्स इसमें लगेंगे, यही क्या करना है निकालना। इस बार टाइल्सों की संख्या निकालना है, इसके अगले प्रश्न में क्या था टाइल्स की लंबाई निकालना। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका मसा निकालेंगे, मसा निकालने से होगा क्या कि टाइल्सों की लंबाई पता हो जाएगा, और वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे लंबाई से, यानी भुजा जाएगा तो, और पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, और एक वर्ग टाइल्स के क्षेत्रफल से जब भाग करेंगे तो इसका संख्या भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे हल में कि आयताकार फर्श की लंबाई बराबर 16 मीटर, कितना दिया 58 सेंटीमीटर, इसको बदल दीजिए मीटर को सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर, ठीक। वैसे ही आयताकार फर्श की चौड़ाई बराबर क्या दिया है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, इसको भी बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 832 सेंटीमीटर। अब दोनों को महसा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1658 जो है बड़ा है 832 से, लगा देंगे क्या यूक्लिड विभाजन
है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, जबकि बी से छोटा होगा। तो यहाँ के मान लिखेंगे 1658, है ना, बराबर 832। अब इधर डिवाइड करेंगे, 832 से 1658 में कई बार कटेगा, एक बार 832, माइनस की जगह था कितना 826, यहाँ 1 बार में प्लस 826, यहाँ 8 डज नॉट इक्वल टू 0, 826 से भाग लगाएंगे कितना में 832 बार में, कई बार में, एक बार में 826, माइनस की जगह तो कितना आएगा 6, तो यहाँ इधर लिखेंगे 832 बराबर क्या हो जाएगा 826 ना, 826 गुना 1 प्लस कितना 6, तो यहाँ भी 8 डज नॉट इक्वल टू 0 आया है। फिर आगे क्या करेंगे, आगे 6 से भाग लगाएंगे, 6 से ना, 6 से भाग लगाना है 826 में, तो 6 से भाग लगाते हैं, 6 का है 6, उतरेगा 2, उतरेगा 2, 6 3 18, 18 4 22, उतरेगा कितना 4 ने, और 6 सते 42, कितना उतर जाएगा 4। तो इधर लिखेंगे 826 बराबर कितना से भाग लगाएं 6 से, कितना बार में 137 बार में, है ना, और प्लस क्या बचा से 4, तो यहाँ भी आर के मान 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, अब 4 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 4 का है 4, कितना उतरेगा 2, तो इधर क्या किए 6 में भाग लगा रहे हैं 4 से 4, है ना, 4 का 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, 8 डज नॉट इक्वल टू 0, अब 2 से भाग लगाएंगे किस में 4 में, तो 2 दूना 4 पूरा पूरा कट जाएगा, इधर क्या लिखेंगे 4, इधर लिखेंगे 2 दूना 4 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि आर इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इसका जो HCF आ गया, HCF मास कितना आ गया, मास आ गया 2, यानी कि कह सकते हैं कि टाइल्स की भुजा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो टाइल्स की भुजा 2 सेंटीमीटर आ गया, तब निकालना वर्गाकार टाइल्स की संख्या, है ना, लिखेंगे टाइल्सों की संख्या बराबर, तो टाइल्सों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, है ना, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल और बटे एक, है ना, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना था 1658, चौड़ाई था 832, अब बटे हो जाएगा कितना 2 गुना 2 भुजा स्क्वायर, काटिए 2 दूना 4 से 4 दूनी 8, 0 4 8 32, जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 34 48 64, ये अगर क्या टाइल्सों की संख्या, दिस इज आंसर। अगले अध्याय के लिए थ्योरी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 720, जो कि क्या है, एक भाज्य संख्या है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसका फैक्टर निकालते हैं, 36 दूना 72 360, 2 से लगाइए 18 दूनी 36 180, 2 से लगाइए कितना 90 दूना, फिर 2 से 45 दूना, फिर कितना से लगाइए 3 से 15 45, फिर 3 से 3 बचे 15, यानी कि 720 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 गुने 5। अब देखते हैं भाषा में क्या बोला था, कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या क्या 720 को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
यानी कि जब इसको तोड़े तब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आया 2, 3, 5 क्या अभाज्य संख्या है, इसका घात लिए 4, 2 और इसका नहीं कुछ था 1 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जब व्यक्त करेंगे तो गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक बार, यानी कि 2 एक बार आ गया है तो दोबारा 2 इधर नहीं आना चाहिए, तो 3 आ गया तो फिर 3 नहीं आना चाहिए, 5 आया तो फिर नहीं 5 आना चाहिए, यानी एक बार अभाज्य संख्या जो लिखा गया है। मतलब यही इसका कहने का अर्थ हुआ, समझ गए। अब यहीं पर देखते हैं गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, तो गुणनखंड वृक्ष होता क्या है उसको समझते हैं। जैसे 720 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 720 का हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे इधर अभाज्य के रूप में, तो 2 हो जाएगा, इधर क्या होगा 36 दूना 72, 360। फिर इसको तोड़िएगा तो कितना, इधर 2 लीजिए अभाज्य संख्या और इधर कितना, इधर हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी 180 बार में। फिर दूसरे इसको तोड़िए तो कितना ही बार में कट जाएगा, ये इसको काटिएगा तो 90 दूना 180। फिर इसको भी 2 भाग में काटिए, हो जाएगा 45 दूना 90। फिर इसको भी काटिए कितना से 3 से 15 या 45, है ना। फिर इसको भी काटिए कितना से 3 से 3 बचे 15। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि एक वृक्ष के रूप में यानी पेड़ के रूप में बन गया, तो इसे बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। यहाँ भी 720 का आप गुणनखंड निकालेगा तो वही आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कई बार 4 बार, और फिर 3 गुना 3 कई बार 2 बार और गुना 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया गुणनखंड वृक्ष और फैक्टर निकालना। एक एग्जाम्पल है कि संख्याओं 510 और 192 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना, और सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जांच भी लास्ट में करेंगे। और गुणनखंड विधि से HCF LCM कैसे निकलता है उसको भी जस्ट देखने वाले हैं। और फिर कुछ ही देर में हम लोग यह भी देखेंगे कि भाग विधि से किसी भी 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या रहे उसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। इसके लिए 510 का फैक्टर निकालेंगे, तो इस तरह से आप फैक्टर निकालिए, कितना से लगा दीजिएगा 2 से कई बार कटेगा 255 बार में। उसके बाद लगेगा 3 से कितना बार में 85 बार में। फिर लगाए कितना से 5 से 17 पचे 85, यानी कि 510 बार हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसी प्रकार 192 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से लगा दीजिए कितना बार में 96 बार में। फिर 2 से 48 दूना 96, फिर लगाइए 2 से 16 कितना 24 दूना 48 और 12 दूनी 24 दो छक 12 दो तिया 6, यानी कि 192 बार हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर कितना जाएगा 6 और गुना 3 ना, 2 के पावर 6 गुना 3 आ जाएगा। अब बारी आता है HCF निकालने का। गुणनखंड के रूप में तो तोड़ दिए, अब HCF में होता क्या है, जो कॉमन होता है उसका सबसे छोटा घात लेंगे। तो कॉमन क्या है 2 2 और क्या कॉमन है 3 3, तो जो भी कॉमन रहता है उसका छोटा घात लिखते हैं। कॉमन 2 है तो 2 का छोटा घात क्या हो जाएगा, नहीं कुछ था 1, इसका HCF होगा 2 और गुना, और क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन है तो 3 का छोटा बड़ा घात 3 ही है, गुना 6, इसका HCF कितना आ गया 6। समझ गए। चलिए LCM निकालते हैं। LCM, तो LCM के लिए होता है जो कॉमन रहता है उसका बड़ा घात लेते हैं। कॉमन क्या है 2 है तो 2 का बड़ा घात 6, ठीक, और क्या कॉमन है 3, तो 3 लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं रहता उसे भी गुना कर देते हैं, तो 5 गुना 17। जब टोटल को आप गुना कीजिएगा तब आ जाएगा कितना 16,320, यही आंसर। क्लियर हो गया, समझ गया ना। अब हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए लेंगे LHS RHS। LHS में क्या करता है कि सत्यापित करे कि दो संख्याओं का गुणनफल, LHS दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा कितना 510 गुना 192। जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 97,920। अब देखते हैं वैसे ही RHS, तो RHS में क्या था LCM गुना HCF,
तो एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है 16,320 और गुना एचसीएफ कितना आया था? 6। तो 100 से गुना करेंगे, गुना की जगह तो इतना ही आएगा 97,920। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि LHS RHS बराबर हो गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। और जब LHS RHS बराबर हो गया तो जो प्रूव करना था प्रूव हो गया, है ना? समझ गए? अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला बना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फार्मूला क्या बना? पहला बन गया दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, है ना? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा क्या? लसा गुना मसा, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ। अब दो संख्या क्या होगा? दो संख्या में पहली संख्या होगा और दूसरी संख्या होगा, यही ना होगा? इससे और फॉर्मूला निकलता है। अगर पहली संख्या निकालना हो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे लसा यानी एलसीएम गुना मसा यानी एचसीएफ, है ना? अब बटा क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या इधर भागा में चला गया तो दूसरी संख्या बटा में हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, अगर दूसरी संख्या निकालना हो क्या करेंगे? एलसीएम गुना एचसीएफ और बटे पहली संख्या, ठीक? और वही क्या निकालना हो? अगर निकालना हो एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या होगा? दो संख्याओं गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा क्या हो जाएगा? एचसीएफ, है ना? एक फॉर्मूला और बनेगा, अगर पूछ देगा कभी एचसीएफ बराबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे क्या हो जाएगा? बटे होगा एलसीएम। क्लियर? इसका हम लोग यूज करेंगे हिसाब बनाते समय। तो एक्सरसाइज का हम लोग फर्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें एक हम बता देते हैं, बाकी सब आप बना लीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं 4320 न 4320 का हम लोग अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो तोड़ देते हैं, कितना से लग जाएगा? 2 से। 2 से कई बार में? कई 160 बार में। फिर लगाइए 2 से, कितना बार में कट जाएगा? 1080 बार में। फिर लगाइए 2 से 540 बार में। फिर 2 से 27 दूना 54 270 बार में। फिर लगाए 2 से 135 बार में। फिर कई से लग जाएगा? 5 3 8 1 9 यानी 3 से 45 बार में। फिर कितना से लगेगा? 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 15, यानी कि यहाँ से 4320 बार हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 5 अगुने 3 के पावर में 3 अगुने 5। ठीक, ये क्या हो गया? आंसर। क्लियर? दूसरा नंबर प्रश्न है कि 23,750 में 5 के स्थानीय 5 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको फैक्टर निकालेंगे। 23,750 का फैक्टर करेंगे, कितना से लग जाएगा? 2 से कितना बार में? 11,875। फिर लगाइए 2 से, कितना बार में लगेगा? 23, है ना? 23 75 बार में। फिर लगाते हैं 5 से, क्या बार कट जाएगा? 475 बार में। फिर 5 से लगा देते हैं, कितना बार में कटेगा? 95। 5 से 19 बचे 95, यानी कि 23,750 बराबर हो जाएगा 2 के पावर कितना? 2 बार ना आया है, 2 1 बार आया है। यहाँ लगता है गलती हो गया, 5 से लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, सॉरी। तो 2 के पावर नहीं कुछ तो 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और 5 के पावर कितना आ जाएगा? 4 और गुना में 19। ठीक है, तो इसमें क्या कहा था कि 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात कितना है? 4 है ना? यहाँ से लिखेंगे कि 5 का अधिकतम घात ना, घात बराबर 4। यही क्या हो गया? आंसर। इसका तीसरा प्रश्न बहुत ईजी, बना लीजिएगा। देखते हैं 4 नंबर, कहता है 6370 बराबर
2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k गुना 13 के पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दशमलव नहीं समझिएगा कि इसमें गुना लिखा हुआ है, सभी क्या है, गुना है। तो सबसे पहले 7370 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, सॉरी 6370 का। तो 6370 का फैक्टर निकालने के लिए किससे भाग लगाएंगे, 2 से। कितना बार में कटेगा, 3185 बार में। फिर लगा देते हैं कितना से, 5 से, कितना बार में, 637 बार में। फिर कट जाएगा 7 से 91 बार में। फिर लगाए 7 से 6391, यानी कि 6370 बराबर हो जाएगा क्या, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 2 गुना 13 के पावर 1। और इधर 6370 बराबर क्या दिया है, ए दिया है क्या, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k और गुना 13 के पावर p। और इधर लिखेंगे 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 2 गुना 13 के पावर 1। यहाँ से देखिएगा 2 2 बराबर है, आधार बराबर रहता तो घात भी बराबर होता है, यानी m का मान आ जाएगा कितना, 1। इसी प्रकार n का मान हो जाएगा 1 और k का मान हो जाएगा 2, है ना, k का मान हो जाएगा 2, जबकि p का मान हो जाएगा 1। अब प्रश्न में कहा था कि m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर क्या, तो n के मान 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 जोड़ेगा तो 2 2 4 1 5 आएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, समझ गए। 5वां नंबर प्रश्न बहुत ही इजी है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। अगर आप थ्योरी बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सह अभाज्य संख्या वे 2 संख्या होती है जिनका महत्तम समावर्तक 1 आता है। तो देखते हैं इसका जब मसा निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा करीब। इसका हो जाएगा 31 या 93। मसा किसका एक आ रहा है, 18 25, इसी का एक आएगा मसा। तो जिसका एक मसा आता है वही क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। चलिए, छठा कथा निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं a b c d x y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर a का मान कैसे निकलेगा, जब ये दोनों के गुना कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2520, 2520 ना। तो 2520 किसका मान आ गया, a का, एक आंसर हो गया। अब 630 से अगर भाग लगाएंगे 1260 में तो कई बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा। तो b का मान कितना आ जाएगा, 2। अब 630 में 2 से भाग लगाइए, तो 630 में 2 से भाग लगाए तो कितना बार कटेगा, करीब 315 बार में। तो c का मान क्या आएगा, 315। वही 315 में अगर आप 105 से भाग लगाइएगा तो कई बार कटेगा, 3 बार। तो d का मान कितना आ जाएगा, 3। वही 35 आप 105 में भाग लगाइएगा तो कई बार कटेगा, 35 तिया 5 या 15, 3 3 1 10, 35 यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3। अगर 7 से 35 में भाग लगाए, 7 5 35, तो y का मान कितना आएगा, 5। क्लियर हो गया, समझ गए। बाकी आप इधर लिख दीजिए a बराबर 1520, b बराबर 2 और c बराबर कितना आया है, 315 और d का मान आया है 3, x का मान आया कितना, x का मान 3 है ना, और y का मान आया 5। ये क्या हो गया आंसर। छठा का दूसरा नंबर प्रश्न है, इतना दिया है वृक्ष के रूप में, तो इसको हम लोग इधर से लिख दिए हैं, इसका मिटा करके इसमें क्या भराएगा। तो a भी पहले जैसा ही है, इजी है। इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया के बाद कितना जाएगा, इसमें आ जाएगा 15 है ना, 0 15, 15 0 15 किसका आंसर आया, a का, ठीक है। यानी a बराबर हम लिख सकते हैं 15 0 15। अब 15 0 15 में अगर आप 3 से भागा दीजिएगा तो कितना बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 0 0 5 में। तो यहाँ b का मान क्या जाएगा, 5 0 0 5, ठीक। अब इसमें अगर इससे भाग लगाएगा तो यहाँ पर भरा जाएगा c का मान, कितना बार में कट जाएगा, ये 1 5 5 करीब 5 बार में। तो यहाँ से जो c का मान आ जाएगा, c का मान कितना जाएगा, 5। अब यहाँ भरने के लिए हम लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 143 बार में कटेगा ये।
तो डी का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 143, है ना। उसी प्रकार अब 13 से इसमें भाग लगाइए, तो 13 से भाग लगाइए तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में, यानी x का मान कितना हो जाएगा 11। अब इसको एक साथ लिख दीजिए आप। यहाँ से ये बराबर हो गया 15, 0, 15, है ना। बी का मान हो गया क्या 5005, सी का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया कितना 143 और x का मान हो गया 11। ये क्या हो गया आंसर, क्लियर हो गया। 7 नंबर प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो अभी जस्ट पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 96 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 से 48 दूना 96, फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 और 2 तिया 6। 96 का मान कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 गुना 3। उसी प्रकार 404 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 एक 2 और 1, यानी कि 404 बार लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 गुना 101। अब निकालना है क्या LCM। ये पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या बताया था, जो कॉमन होता है उसका छोटा घात, कॉमन है 2, 2 का छोटा घात 2, और जो कॉमन नहीं रहता उसे छोड़ देते हैं, बाकी छोड़ दे 2 दूना 4 हो जाएगा क्या HCF। अब निकालते हैं LCM। तो LCM के लिए जो कॉमन होता है उसका बड़ा घात 2 के पावर 5, और जो कॉमन है उसे भी गुना कर देते थे। सबको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 9696, है ना। LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात हो गया, बहुत इजी था, सिंपल। 8 नंबर प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये भी हम लोग सत्यापित कर चुके हैं। चलिए, अभी जस्ट बनाए थे 96 और 404 का LCM HCF निकाल ही दिए थे, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से जांच कर लेते हैं, आप फिर से इसको बना लीजिएगा, है ना। हम लोग जांच कर लेते हैं, यानी सत्यापित कर देते हैं। तो सत्यापन के लिए यानी जांच के लिए हम लोग फिर वैसे से LHS लेंगे। तो LHS में क्या ले लेंगे, LHS में लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 96 और 404। दोनों की गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो आएगा कितना 38,784, 38,784। उसके बाद ले लेते हैं क्या RHS। तो RHS में क्या हो जाएगा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो HCF कितना आया था, HCF आया था 4, तो 4, LCM क्या आया था कितना 9696। जब इसको गुना कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा कितना 38,784। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कि LHS बराबर है किसका RHS का, है ना बराबर। तो यही तो हम लोग को लाना था, बराबर हो ही गया, तो हो गया क्या प्रूव्ड। 9 नंबर प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ऐसा तो कई बार बता चुके हैं प्रश्न, लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं क्योंकि इसमें 3-3 दिया हुआ है मान, इसलिए। तो पहला प्रश्न लेते हैं, जिसमें 6 है, तो 6 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालते हैं। 2 तिया 6, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 6 बराबर कितना 2 गुना 3। वही 72 का भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे इस तरह, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 गुना 18 और 3 तिया 9। तो 72 बराबर हम लोग लिख देंगे क्या 1, 2, 3, 3 के 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 2 हो जाएगा ना। और किसका निकालेंगे 120 का फैक्टर निकालेंगे। कितना 2 से 60 दूना 120, 2 से 30 दूना 60, 2 से 15 दूनी 30, और 3 से 3 बचे 15। 120 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, 2, 3, 2 के पावर 3, है ना, और गुना 3 और गुना 5। समझ गए। अब निकालना था क्या HCF। तो HCF क्या बताया, जो कॉमन है उसका छोटा घात। कॉमन क्या है 2, 2, 2, 2, इसका छोटा घात क्या हो जाएगा 2।
है ना। और क्या कॉमन है, और कॉमन है 3 3 3, छोटा घात 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसे हो जाएगा 3 दूना 6। आंसर हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए जो मिलता है उसका बड़ा घात, तो मिलता था 2, तो 2 का बड़ा घात क्या है, 2 का बड़ा घात 3 है, 3 और क्या है, और 3 का कॉमन है तो 3 का बड़ा घात स्क्वायर में यानी 3 की पावर 2, और गुना जो नहीं मिलता उसको भी गुना कर देते थे ना, यानी 5, तो 5 से भी गुना हो जाएगा। अब जब सबको गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, गुना करने पर आएगा शायद 360। ये 360 क्या हो जाएगा एलसीएम। क्लियर, बाकी सब बना लीजिएगा आप। 10वां प्रश्न है कि यदि HCF 96 और 404 का 4 है, ये HCF 4 दिया है और दो संख्या दिया है 96 और 404, तो एलसीएम 96 और 404 का क्या होगा, यानी मान निकालना है किसका, एलसीएम का मान। तो आपको जस्ट अभी फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखाए थे कि एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, और बटा क्या होता है, और बटा होता था HCF। वही काम करेंगे, दो संख्या क्या क्या है 96 और 404, और बटा HCF कितना दिया हुआ है 4, काट दीजिए इसको, 4 एकाएं 4, 4 एकाएं 4, 101 बार में, बाकी जब गुना कीजिएगा तो आएगा कितना 9696। आंसर इसका दूसरा प्रश्न भी वैसे ही बन जाएगा। कहता है कि एलसीएम इतना का मान क्या है 504, एलसीएम 504 दिया तो HCF निकालना है, तो फिर HCF का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, और बटा क्या होता है एलसीएम। तो दो संख्या फिर वैसे ही क्या है इसमें दिया 72 126, और इसका एलसीएम क्या है 504, कट जाता है, ये कट जाएगा करीब 4 चौक 16, 12 चौक 48, तो 4 बार में कटेगा, इसको काटिए 18 चौक 72, इसका HCF कितना आ जाएगा 18। आंसर, और बाकी 10 में जितना भी प्रश्न है सब बना लेना आपको। 11वां प्रश्न है कि जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो इकाई अंक शून्य होने के लिए क्या हमको चाहिए, हमें चाहिए 2 और 5। देखते हैं कि क्या 2 और 5 का इसके में गुणनखंड है या फिर नहीं है ना, यानी कि 15 के पावर n बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 5 पांतिया 15 के पावर n। यहाँ देखते हैं कि n के किसी भी मान पर, n के किसी भी मान पर 15 के पावर n, है ना, 15 के पावर n क्या 3 तथा 5 का गुणज, है ना, गुणज होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि है ना, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में या फिर इकाई अंक में, है ना, अंत पर शून्य, है ना, शून्य आने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए वह 2 तथा 5 का गुणज होना आवश्यक है। ठीक, अतः 15 के पावर n बिलोंग्स टू n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं, है ना, समाप्त नहीं होगा। क्लियर हो गया, समझ गया ना, क्योंकि शून्य लाने के लिए हमको 2 और 5 का फैक्टर चाहिए, जबकि इसमें फैक्टर है ही नहीं, तो कैसे समाप्त होगा। इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
दूसरा कहता है जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई 5 हो सकता है ना। इसमें भी तो होगा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे 24 के पावर n बराबर क्या 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर n, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कि n के किसी भी मान पर 2 या 3, है ना, 2 या 3 का गुणज आता है, गुणज प्राप्त होता है ना। जबकि 5 पर समाप्त होने के लिए संख्या को 5 का गुणज होना आवश्यक है। इसलिए 24 के पावर n बिलोंग्स टू n के लिए 5 पर समाप्त नहीं होगा। समझ गए? और बाकी इसमें जितना है बहुत इजी सब बना लीजिएगा आप। इस अध्याय का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला, व्याख्या करें कि इतना एक भाज्य संख्या है। तो इसको तोड़ देंगे, देखते हैं क्या आता है तोड़ने के बाद। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17, इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 1001 प्लस 17, जोड़ दीजिए 1018। तो 1018 क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अब यही तो लाना था कि भाज्य संख्या है, इसको व्याख्या कीजिए, साबित कीजिए। तो भाज्य संख्या है, यही क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार और बाकी जितना इसमें 12 नंबर में दिया है सभी आ जाएगा, कर लीजिएगा आप। 13 नंबर प्रश्न है कि 3 मापन दंड 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है। क्या बोला, न्यूनतम लंबाई। तो महत्तम लंबाई के लिए म से निकालते थे, तो न्यूनतम लंबाई के लिए ल से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ल से। तो हम लोग 64, 80 और 96 का ल से निकालते हैं। 2 से 32 दूना 64, 40 दूना 80 और 48 दूना 96। 2 से लगाइए 16 दूनी 32 और 20 दूनी 40, 24 दूना 48, 2 से 8 दूनी 16 और 10 दूना 20, और क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाइए 2 दूना 4, 5 और 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो लास्ट में लिखेंगे कपड़े की, है ना, न्यूनतम लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, सबको गुना करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 ना, और गुना 5 गुना 3, जब गुना कीजिएगा तो आएगा 960 सेंटीमीटर। यह क्या हो गया आंसर। क्लियर। 14 नंबर प्रश्न है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। तो कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है। तो क्या बोला है, बड़ी माप। तो बड़ी माप के लिए क्या निकालते हैं, मासा। तो तीनों का आप क्या निकाल दीजिएगा, मासा यानी HCF निकाल दीजिएगा, और वही क्या हो जाएगा आंसर, बन जाएगा ना, बन जाना चाहिए, बहुत आसान है। 15 नंबर प्रश्न है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिनकी माप 403 किलोग्राम, 434 किलोग्राम और 465 किलोग्राम है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिणामों को ठीक ठीक माप सकती है। तो फिर से वही पूछा है, क्या सबसे बड़ी माप। तो सबसे बड़ी माप के लिए क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। जो भी HCF आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।